So what I have here is मैंने अभी ये वाला पेपर नहीं खोला हुआ, अक्टूबर नवंबर 5-1 भाई। अभी सिर्फ देखो कि क्या सॉल्व कर रहे हैं, और फिर जो है वो when you attempt this later on yourself। मैं भी ये नहीं चाह रहा कि आपके पास पेपर जो है वो मैं आपके सामने अटेम्प्ट करता जाऊँ। सही है, तो अभी सिर्फ देखो, मुझे साथ साथ बताते जाना कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। I don't know if the rest of the class is coming or what, but let's start. Okay. Question number 1 है, ये कहते हैं Nicola throws an ordinary fair six-sided dice. The random variable x is the number of throws that she takes to obtain a 6. सही है, तो ये आपको बताता है कि this is a geometric distribution. Okay. To obtain a 6, सही है कि जब तक 6 नहीं आ जाता तब तक वो थ्रो करती रहती है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8 निकालनी है। हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन r जो होता है वो 1 माइनस क्यू पावर r माइनस 1 होता है। ओके, सो कितनी है 6 पे, 6 साइडेड डाई है तो p जो होगी वो 1/6 होगी, q जो होगी वो 5/6 होगी। सही है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8 निकालना है मैंने, तो मैं कहूँगा 1 माइनस 5/6 पावर 8 माइनस 1। बिल्कुल भी नहीं। सही है, मैं अक्टूबर नवंबर का 5-1 वाला वेरिएंट सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपने कुछ कॉपी नहीं करना। आई जस्ट वांट यू टू सी एंड डिस्कस द पेपर विद मी। बाद में जाके जब आप एंड में खुद ही अटेम्प्ट कर रहे होंगे, दैट्स व्हेन यू प्रॉपर्ली अटेम्प्ट। अभी मैं पास्ट पेपर्स टेक ओवर नहीं करना चाह रहा। सही है, जस्ट टू शो यू कि भाई सारे टॉपिक्स कैसे कैसे बाद में करना, 2 महीने बाद करना। लेटेस्ट पेपर है ना ये, तो एंड में करना जाके। सही है, ओके। Find the probability that Nicola obtains a 6 for the second time on her 8th throw. Okay, ये क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़ लें। It says Nicola throws an ordinary fair six-sided die. The random variable x is the number of throws that she takes to obtain a 6. तो फिलहाल 6 आने तक जो है वो ये एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। ओके, 6 आने तक एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है। तो मैंने पहले प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8, उसका फार्मूला बनता है 1 माइनस क्यू पावर r माइनस 1, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। सही है, फिर find the probability that obtains a 6 for the second time in her 8th throw। सही है, यानी 8th थ्रो पे सक्सेस हो गई, ये आपको पता है। ओके, दैट इज व्हाट यू नो फॉर श्योर। पहले 7 में जो है, फर्स्ट से 7 तक एक सक्सेस होगा, और बिलाल कितने फेलियर्स होंगे? 6 फेलियर्स होंगे। सही है, तो अब तुम इसको या तो फैक्टोरियल से कर सकते हो, या तुम कह सकते हो कि बायनोमियल और ज्योमेट्रिक मिक्स हो रहा है, कि पहले 7 में एक सक्सेस चाहिए और फिर 8th पे एक सक्सेस चाहिए। सही है, तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इन बायनोमियल है ये। तो 7 थ्रोज हैं, तो 7c1 q पावर 7 माइनस 1 p पावर 1। ओके,
और भाई ये मैं पेपर जो है वो नवंबर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, जो इसमें नहीं है। वजह ये है कि मैं पास पेपर्स आपके टेक ओवर नहीं करना चाह रहा। आई वांट यू टू डू दिस पास पेपर्स लेटर योरसेल्फ। अभी मैं सिर्फ इसको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि अंदाजा हो जाए कि भाई पेपर में क्या क्या हो रहा है। ओके, पहला क्वेश्चन था ज्योमेट्रिक बायनोमियल मिला के, तो ये बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज दिस, it is given that probability of x equals to k x square plus 2 where k is a positive constant. Draw up the probability distribution table for x. क्या करते थे हमेशा, पहले x की वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर लेते थे। तो x की क्या वैल्यूज उसने बता दी कि भाई -2 आना है, -1 आना है, 0 आना है, 2 आना है या 3 आना है। अब प्रोबेबिलिटी x कैसे कैलकुलेट होनी है, इस फंक्शन से कैलकुलेट होनी है। सही है, यानी एक एक करके इधर x की वैल्यूज में लगाता रहूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -2 जब मैंने निकालना है तो क्या बनेगा, k -2 स्क्वायर प्लस 2। ओके, दैट गिव्स मी व्हाट, 6k। सही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6k। फिर इसी तरह -1 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 3k। फिर 0 लगाऊंगा तो 2k। फिर से 2 लगाऊंगा तो 6k आ जाएगा, और 3 स्क्वायर 9 होता है, 11k आ जाएगा। बट ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूरा नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस उसने कहा था, यानी मुझे k की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढूंगा k की वैल्यू, सबको ऐड करूंगा और इक्वल्स टू 1 रखना चाहिए। सो 6k प्लस 3k प्लस 2k प्लस 6k प्लस 11k इक्वल्स टू 1। कितना बन रहा है ये, 12 11 28। सही है, सो k इक्वल्स टू 1/28। फिर तुम इसमें दोबारा से टेबल बना दोगे यहाँ पे अब। सही है, एक फाइनल टेबल जाहिर सी बात है बना के दिखाना पड़ेगा। -2 की हो जाएगी 6/28, -1 की हो जाएगी 3/28, 0 की हो जाएगी 2/28, और 2 की हो जाएगी फिर से 6/28 और 11/28। सही है, फिर ये आ गया मेरे पास। मैंने क्या करना है, फिर वेरिएंस निकालना है। सही है, वेरिएंस निकालने का फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू सम ऑफ x स्क्वायर p माइनस मीन स्क्वायर। तो x स्क्वायर p -2 स्क्वायर इंटू 6/28 प्लस -1 स्क्वायर इंटू 3/28 प्लस 0 स्क्वायर इंटू 2/28 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 6/28 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 11/28। ये अभी स्क्वायर्स हुए हैं, इसके बाद मीन सबट्रैक्ट करना। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है। सही है, हम क्या कहते हैं, हम अक्सर जो है वो मीन को सबट्रैक्ट करना भूल जाते हैं, या कुछ इस तरह की हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ हो रही होती है। तो सही से इसको कैलकुलेट करें। देखें 3 मार्क्स हैं एंड 3 इजी मार्क्स। अगर आपके ऊपर टेबल गलत भी बना हुआ है, you will still get these marks if you do the calculations correctly. सही है, 24/28, 24 plus 3 plus 0 plus 24 plus 9 into 11 is 99 divided by 28 minus -12 minus 3 plus 12 plus 33। मेरे पास आ रहा है 825/196। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सही आंसर है। डेसिमल्स में दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4.21, हाँ सही है, 4.21 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, अगले सवाल पे आ जाते हैं। द टाइम टेकन इन मिनट्स टू वॉक टू a school was recorded for 200 pupils at a certain school.
दीज आर समराइज्ड इन द टेबल। सही है। और मुझे जो है वो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। अब देखें ग्राफ इतना सा दिया हुआ है, सही है, दैट मींस दैट यू हैव टू स्टिक टू व्हाट द ग्राफ इज। आप अपनी तरफ से ग्राफ को एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपने इतने ही ग्राफ को मुझे बना के दिखाना है। सही है। कहाँ से कहाँ तक बनाने? 15 से 70 तक। सही है। सारी अपर बाउंड्रीज भी आपको दी हुई है। तो यहाँ पे बना देते हैं 10, 20, 30, 40, 50। मैं अभी बता रहा हूँ उसमें, एक मिनट रुको यार। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है टाइम। तुम्हारे अगले जो आंसर्स हैं ना, अभी तो मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। सही है। फिर ये अगले आंसर्स है ना, इसमें एक डेफिनेट रेंज होती है, उसके बाहर तुम्हारा आंसर फॉल किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा फिर। सही है। इसलिए कर्व एज एक्यूरेट एज पॉसिबल होना चाहिए। पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। सही। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एड अप हुई भी है, कोई मसला नहीं है। 15 पे 18 प्लॉट करना है। अच्छा मैंने वर्टिकली प्लॉट नहीं किया, 200 तक जाना है भाई। 40, 80, 120, 160, 200। सही है। 15 पे 18, तो 15 आ गया, और ये 20 है, 20 से नीचे ये 18। सही। अभी मार्क्स नजर आने चाहिए भाई। आपने ये नहीं करना कि आप सिर्फ लाइट लाइट से डॉट्स लगा के आपने भूल गए, क्योंकि प्लॉट करने के भी मार्क्स होते हैं। सही है। यू विल गेट 1 मार्क फॉर प्लॉटिंग ऑल ऑफ द पॉइंट्स करेक्टली। 25 पे 46, फिर 30 पे 88। सही है। एक बॉक्स 4 यूनिट्स का है ना। 40 पे 140, और 50 पे 176, और 70 पे 200। सही है। ये मैंने बना लिया। अब क्या बताया था रेयान के एक्यूरेट बनाने के लिए तुम अपने हाथ को एक जगह ऐसे प्लेस करो कि तुम जितने डॉट्स एक साथ ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन कर लो। सही है। फिर तुम पेपर को घुमा लो और बाकी डॉट्स तुम फिर ज्वाइन कर दोगे। सही है। तो ये मैं, ये हो गया। ये दिस इज फाइन। ये वैसे फ्रिक्शन कम है इसलिए तुम्हें लग रहा है, तुम हंस क्यों रहे हो? ओके। सही है। ऐसा कर्व होगा तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सही है। वो बीच में मुझे पता है थोड़ा सा वे भी, आप फ्रिक्शन वाले उस पर पेपर भी बनाएंगे तो वो भी सही बनेगा आपसे। सही है। और क्या करना होता है, एक चीज मैंने नहीं की यहाँ पे, जीरो से ज्वाइन करना चाहिए। सही है। अब ये क्या चीज थी? सही है। तो टाइम टेकन बाय पीपल्स है, तो उसको मैं जीरो से ही ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि और कोई सेंस नहीं बनता कि भाई मैं और किसी नंबर से ज्वाइन करूँ। हाँ, कमेंट्री नहीं करनी। बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे तुम। गलत फहमी है शदीद। सही है। ये बन गया। यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज हाफ ऑफ 200, तो इट इज 100। तो मैं यहाँ से जो है, अब एग्जाम में भी रेयान इसमें ये डॉटेड लाइन नजर आनी चाहिए मुझे। सही है। कि तुमने पार्ट सॉल्व करने के लिए डॉटेड लाइन बनाई है। 32, तो मेरा मीडियन आ रहा है 32। फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए एक दफा इसका भी आधा 50। तो ये 50 कहाँ आएगा? यहाँ बीच में आएगा, 40 और 60 के बीच में आएगा 50।
26 लग रहा है। और क्या था? 150 ना? फोर्टी थ्री। इंटरक्वार्टाइल ओके। आंसर देखते हैं क्या उसमें लिमिट्स हैं। उसने कहा है कि अपर क्वार्टाइल होना चाहिए 41 से 43 के बीच में, और लोअर क्वार्टाइल होना चाहिए 25 से 27 के बीच में। सही है। तो मेरे जो है वो आंसर्स गिवन रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो मेरे वहाँ पे एक्चुअल आंसर जो है वो 42 और 26 है, विच मीन्स दैट मेरा ग्राफ जो है वो प्रॉब्ली यहाँ से ये जो वेवी नजर आ रहा है इसकी वजह से हुआ है थोड़ा सा। सही है। रेंज के अंदर है, लेकिन रेंज काफी छोटी थी। ये 25 से 27 के बीच में हो सकता था। सही है। मेरा 26 एग्जैक्ट है, ये 41 से 43, तो मेरा जो है वहाँ पर बाउंड्री पे लाई किया है। इससे ज्यादा होता तो गलत होता। सही है। उसने कहा है प्लस माइनस हाफ स्क्वायर ऑन टाइम एक्सिस। क्या? तो तुम्हारा आउटसाइड रेंज है उसमें लिखा हुआ है। अब हाफ में फिर भी इसमें लिखा हुआ है प्लस माइनस फॉलो थ्रू ऑन हाफ स्क्वायर ऑन टाइम एक्सिस, यानी हाफ का तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है फिर भी चल जाएगा। सही है। 44 हो तो गलत हो जाएगा, एक मार्क माइनस हो जाएगा तुम्हारा। सही। लेकिन फिर भी तुम इंटर क्वार्टाइल साइन निकालोगे तो आंसर का मार्क तुम्हें फिर भी मिल जाएगा। ओके। तो ख्याल रखना है भाई, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती, इतनी स्पेस है आपके पास कि भाई आपने जो है वो इतना ही मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द मीन नंबर वैल्यू ऑफ द टाइम टेकन बाय द 200 pupils। तो मीन के लिए मुझे जो है वो पहले इसका टेबल चाहिए होगा। सही है। टेबल मिसिंग है क्योंकि टेबल जो है वो सिर्फ अभी बना हुआ है फॉर, टेबल बनाना पड़ेगा ना। सही है। अब पहली क्लास जो आप सोच रहे हैं वो आपने सोची हुई है 0 to 15 की। ओके। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? उसकी फ्रीक्वेंसी 18 है। सही है। फिर अगली क्लास जो है 15 से 25 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 46 माइनस 18 कितना बनता है? 28। 28 बनेगा ना। सही है। फिर 25 से 30 और 30 से 40। 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 70, ऐसे ही है। सही है। आखिरी वाली जो है वो 24 की है। 176 माइनस 140 इज 36। फिर 140 माइनस 88 इज 52। और 88 माइनस 46 कितना होता है? 42। सही है सेम। ऊपर वाले पे बना सकते थे, कोई मसला नहीं था। सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड किया होता है ना, तो अब सब्ट्रैक्ट करके ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ। सही है। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। मीन ही निकालना है ना। सही है। सम ऑफ एफ एक्स, अब एक्स क्या चीज होगी? एक्स इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट, तो सबके मिड पॉइंट चाहिए होंगे। 17.5, 20, 27.5, 35, 45 एंड 60। तो आप क्या करेंगे? 7.5 इंटू 18 प्लस 20 इंटू 28। फिर से यहाँ पे प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी।
वो बहुत लंबा हो जाता है तो सही, पर वो और ज़्यादा मुश्किल बना देगा। बल्कि है ये रखो। मेन्यू में जाओ, यहाँ पे स्टैट्स कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अभी वन वेरिएबल है, पता नहीं इसमें फ्रीक्वेंसी वाला नहीं आया, मेरे दूसरे कैलकुलेटर में तो आ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी वाला भी ऑप्शन है, बाद में देखते हैं इसको। ये नहीं आएगा ना, फ्रीक्वेंसी नहीं है ना तुम्हारे पास। मेरे कैलकुलेटर में इसमें फ्रीक्वेंसी भी बनी आ रही है, पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा उसमें आती है नहीं आती। सही है। I think my mean comes out to be 31.6. नहीं, मेरी डायरेक्ट कैलकुलेशन में तो कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं सॉरी, 33.65 है, मैंने टाइपिंग गलत की थी। ओके 33.65 है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। Rahul has two bags X and Y. Bag X contains 4 red marbles, 2 blue marbles. Bag Y contains 3 red marbles and 4 blue marbles. Rahul also has a coin which is biased, so that the probability of obtaining a head when it is thrown is 1/4. So here Rahul throws a coin. He obtains a head. He chooses a random marble from bag X. He notes the color and replaces the marble in bag X. He then chooses a random second marble from bag X. If he obtains a tail, he chooses a random marble from bag Y. He notes the color and discards the marble. He then chooses at random a second marble from bag Y. Find the probability that the two marbles that Rahul chooses are the same color. अगले में find the probability that the two marbles are both from Y given that both. तो हमें पता है कि ये लंबा सवाल है, उसके लिए मैं बेहतर है क्या करूं, एक इस तरह की गेम चल रही हो तो बेहतर है ट्री डायग्राम ही बना लिया जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे फैक्टोरियल तो इस्तेमाल कर नहीं पाऊंगा। सही है। तो मैंने क्या कहा कि पहले कॉइन टॉस हो रहा है, हेड या टेल, और 1/4 और 3/4, यही है प्रोबेबिलिटी।
वो हेड थ्रो करेगा तो 2 दफा बैग एक्स में से उससे निकालना है। तो ये बैग एक्स में से पहली दफा में या तो रेड निकल सकता है या ब्लू निकल सकता है। ओके, और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं? 4/6 और 2/6। फिर उसने कहा कि वो दोबारा बैग एक्स में से ही दोबारा निकालेगा रेड ब्लू। तो अब उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? उसने कहा कि भाई he denotes the color and replaces the marble in the bag, यानी प्रोबेबिलिटी को कम नहीं होना। 4/6 और 2/6, 4/6 और 2/6। सही है। तो यहाँ से आउटकम क्या बन रहा है? यहाँ से आउटकम बन रहा है HRR, HRB, HBR और HBB। फिर अगर वो टेल फेंकता है तो क्या करता है? वो जो है वो बैग वाई से निकालेगा। फिर से बैग वाई से क्या निकल सकता है? रेड और ब्लू ही निकल सकता है। 3/4 है तो ये 3/7, 4/7। फिर बैग वाई से दोबारा निकालता है, लेकिन बैग वाई में क्या कर रहा है? वो डिस्कार्ड कर रहा है, यानी प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगी। 2/7, 5/7, 3/7, सॉरी 2/6, गलत कर दिया। 2/6 एंड 4/6। सही है। और 3/6 एंड 3/6। सही है। अब आउटकम्स हो जाएंगे TRR, TRB, TBR एंड TBB। मैंने ये सारा काम कर लिया तो मुझे पता है कि भाई अब मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। राहुल चूजेस आर द सेम कलर। सेम कलर कब कब आ रहे हैं? या तो हेड के साथ सेम कलर्स आ सकते हैं, 1/4, 4/6 इंटू 4/6 प्लस एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा 1/4, 2/6, 2/6 प्लस 3/4, 3/7, 2/6 प्लस 3/4, 4/7 and 3/6। सही है। ये 5/36 है। (29/63) आ रहा है मेरे पास आंसर। सही है। Let me check if that is correct. Yes, that is the correct answer. Find the probability that the two marbles Rahul chooses are both from bag Y, given that both marbles are blue. तो क्या कंडीशन आ गई है अब? गिवन बोथ ब्लू। तो किस चीज का सवाल है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। सही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था? डिनोमिनेटर में पहले गिवन कंडीशन आ जाती थी। सही है, गिवन बोथ ब्लू। तो कौन कौन से बोथ ब्लू हैं? एक एच ब्लू ब्लू था, 1/4, 2/6, 2/6 प्लस 3/4, 4/7 and 3/6, 3/4, 4/7 एंड 3/6। आपने डिनोमिनेटर सही लिखा, आपको 1 मार्क मिल गया। सही है। अब इन्हीं में से फ्रॉम वाई एंड बोथ ब्लू, तो कौन सा वाला आउटकम आ जाएगा? वाई एंड बोथ ब्लू वाला। सही है। तो ये वाला हो जाएगा आखिरी वाला। सही है, ये वाई का था ना। जब टेल जाते हैं तो वाई वाले में जाते हैं ना। तो 3/4, 4/7 एंड 3/6। 3 into 4, 36 over न्यूमरेटर बन रहे 3/14
54/61. ओके, मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है या नहीं. हाँ सही है आंसर. ओके, कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेज हुआ है. बट जो यू हैव अबाउट, इफ यू हैव 6 marks, you have about 10 minutes to do both these parts. Okay, so reasonably enough time. Question 5 पे आ जाते हैं. The weights of green apples sold by a shop are normally distributed with mean 90 and standard deviation. 8 mean 90 है, standard deviation 8 है. Find the probability that a randomly chosen green apple weighs between 83 and 95. भाई ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है. क्या करते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? पहले जी में कन्वर्ट करते थे. 95 माइनस 80 माइनस 90 divided by 8 and 83 minus 90 divided by 8. Minus 7 divided by 8 is minus 0.875. 875. तो ये 5/8 is 0.625. क्या बनता था ये? 5 of B minus 5 of A. 0.625 का 5 निकालना है, तो 0.625 का 5 निकालना आसान है. 0.625. 7234 plus 16. 7324. 7324 plus 16, 7340. और इसको 1 माइनस करना पड़ेगा पहले. 0.875. 8078 plus 14, तो 8092. क्या हुआ? और कैलकुलेटर से करना आता है ऐसे, तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो रही है तो कैलकुलेटर से कर लेना. अभी मैं बता रहा हूँ. 0.625 कैसे निकाला? 0.62. नॉर्मल सीडी ही हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए निकाल रहे होते हैं ना. पीडी एक होता है जो शुरू में फंक्शन दिखाया था ना, बहुत अजीब गरीब से, एक वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करता है. तो 7324 प्लस 16 क्या है मैंने? सही. The shop also sells red apples. 60% of the red apples sold by the shop weigh more than 80 grams. 160 red apples are chosen at random. सही है. From the shop, use a suitable approximation. बाइनोमियल टू नॉर्मल की कन्वर्जन का सवाल है. कितने एप्पल्स चूज हुए थे? 160 एप्पल्स. कितने रेड थे? 60% रेड थे. सही है. दैट फ्यूअर देन 105. तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? लेस देन 105 की. क्या क्या करना पड़ता था बाइनोमियल टू नॉर्मल में? पहले मीन निकालते थे बिलाल. एनपी 96. वेरिएंस निकालते थे एनपी क्यू. 40 minus 1.6. 34. 38.4. फिर क्या करते थे? एक चीज रयान जो हम भूल जाते हैं, और कंटिन्यूटी करेक्शन करते थे. कंटिन्यूटी करेक्शन में क्या करोगे? 0.5 ऐड करोगे. लेस देन 105. तुम्हें पहला नंबर जो चाहिए 104, 103. तो 104 के आगे बाउंड्री बनेगी 104.5 की. सही है. रूल्स याद रखने हैं अगर मैं डायरेक्ट याद नहीं रह रहा तो. ओके, हर दफा 0.5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. ये कितना बन रहा है? $1.372.
9150. ओके सही है जी, ये हो गया सवाल। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। The heights of female students are normally distributed। एक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ गया भाई। पहले भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अभी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चले 90% of the female students have heights less than 182.7। 40% of the females have ये वैसे ही सवाल है जो हमने क्लास में शायद एग्जाम्पल में भी किया हुआ है। सही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अब what I've seen happen is ये जो आपके लेक्चर्स बने हुए वो एक बहुत पुरानी बुक है जिसको हम जिसका नाम है क्रॉशो एंड चेम्बर्स। सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। I've seen a lot of those examples get repeated in future questions। देखिए नवंबर 24 का सवाल है कि आपके मैच होगा उस क्वेश्चन से जाके। नंबर सेम है, बाकी सब सेम है। ओके, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स एट ब्रेवन कॉलेज। तो आपने कहा कि हाइट्स लेस देन 182.7 और 90%। इसको पहले चेंज कर लेते हैं, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.9 और दूसरा क्या है, have heights less than 162.5 40%। तो माइनस म्यू, तो मुझे पता है दो अननोन है, साइमल्टेनियस बनेगा एट सम पॉइंट। सही है, तो ये बना फाई ऑफ 182.7 182.7 minus mu over sigma equals to phi inverse of 0.9। तो ये 5 इनवर्स ऑफ 0.9 आप निकालना चाहें तो आप कैलकुलेटर से निकाल लें। वैसे मैंने आपको बताया था कि 90% वाले नीचे भी अवेलेबल होते हैं, तो 1.282 आ जाएगा। क्या मतलब रिवर्स? तुम चाहो तो यहाँ अंदर जाके 0.9 एग्जैक्ट ढूंढो, जहाँ पे 0.9 एग्जैक्ट बन रहा हो। 9015 है, उसमें 3 ऐड करना है ना तुम्हें। 3 ऐड नहीं कर सकते, या तो 2 ऐड कर सकते हैं या 4 ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 4 ऐड किया हुआ है, 1.282 बन रहा है। लेकिन ये नीचे अवेलेबल डायरेक्टली है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कॉपी कर दिया था। ओके, ये 90% 95% डायरेक्टली अवेलेबल होता है। हाँ, ये ज्यादा रेहान तुम्हें नजर आएगा नेक्स्ट ईयर S2 अगर तुम पढ़ोगे तो S2 में बहुत ज्यादा रीड करना होता है। 90% 95% 97.5 वो हर क्वेश्चन में मतलब 3 out of 7 क्वेश्चंस में रीड करना होता है। तो इसलिए कि तुम पढ़ के बताना। दैट इज अ डिबेट, दैट इज अ डिबेट फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर S1 अच्छे से आ रहा है तो फिर S2, अगर S1 अच्छे से नहीं आ रहा तो फिर S2 नहीं। क्या कंपोनेंट ही बेकार है? वाह, दिस इज द मोटिवेशन आई वांट। सही है, 162.5 माइनस म्यू ओवर सिग्मा फाई इनवर्स ऑफ 0.4। अब 0.4 जो है वो टेबल के अंदर नहीं मिलेगा। सही है, हमने कहा था कि उमेर हमारे लिए बेहतर है कि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, उससे निकाल लें। वो डायरेक्ट जो है वो नेगेटिव वाला आंसर दे देता है इनवर्स नॉर्मल का। सही है, तो 0.4 का आंसर आ जाएगा -0.253 -0.253। इनवर्स नॉर्मल में जाओ, एरिया लगा दो। सही है, अब अगर आपने मैन्युअली उसको सॉल्व करना है, इनवर्स नॉर्मल में जाके एरिया लगा दो। तुमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में नहीं पढ़ा क्या? ब्रिलियंट। इधर जाओ, इनवर्स नॉर्मल नजर आ रहा होगा, 0.4 लगा दें।
तो -0.25 थी। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 0.4 नहीं रीड कर सकते तो उसका ऑपोजिट 0.6 होता है, 0.6 को ढूंढेंगे टेबल के अंदर। 0.6 ढूंढा अपने टेबल के अंदर, मुझे जाके जो है वो यहाँ पे मिला 0.25 और आगे कितना 13 ऐड करना है, 13 नहीं है मेरे पास, मैं 12 ऐड कर देता हूँ, दैट्स द क्लोजेस्ट, तो 0.253, लेकिन मैं नेगेटिव किसी एक साइड पे लगा दूंगा, या तो इसी साइड पे लगा दूं या ऑपोजिट साइड पे लगा दूं, ये मेरी चॉइस है। सही है। अब इसके बाद जो है ये साइमल्टेनियस बन गया है भाई, लेकिन साइमल्टेनियस जो है वो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे नहीं करेंगे, आपको मेथड दिखाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आसान सबसे जो मेथड होता है वो यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, आप जाके एलिमिनेट कर दें, सिर्फ साइन चेंज करनी होगी उसमें। साइन चेंज करने में बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का ख्याल रखेंगे आप। ये एलिमिनेट हो गया 182.7, 182.7 minus 162.5, तो ये मैंने पूरा कर दिया एक साथ ही। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है 13.2। ओके, आई एम गेटिंग 13.2। फिर इसको इससे म्यू निकाल लेते हैं, 182.7 माइनस 1.282 इंटू 13.2, तो म्यू आ रहा है 165.7 which is 166 rounded to 3 significant figures. Okay, let me check if those are the correct answers. अच्छा, यहाँ पे एक कैच है छोटा सा, यहाँ पे अब कैच, दिस इज नेवर स्टेटेड इन द क्वेश्चन बट ये बन रहा है 165.8। मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से उसको राउंड ऑफ कर दिया था, बट अब बिलाल मार्किंग स्कीम क्या कहती है कि आप कॉन्टेक्स्ट देखें क्वेश्चन का, वो जितनी भी हाइट्स किसमें स्टेट कर रहा था, 1 डेसिमल प्लेस पे स्टेट कर रहा था ना, तो आपके भी आंसर जो होने चाहिए वो 1 डेसिमल प्लेस। अगर ये मैं गलत दे, ये 166 गलत था वैसा आंसर, द करेक्ट आंसर इज 165.8। वहां कट जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है आंसर्स मस्ट बी टू एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस कॉन्टेक्स्ट। देखो कुछ क्वेश्चन वैसे अगर कोई ऊपर ऐसे स्टेटेड एक्यूरेसी नहीं होती ना, ये नंबर्स ना होते फिर चल जाता, सही, तुम ज्यादा एक्यूरेट दोगे तो भी चल जाएगा, कम एक्यूरेट दोगे सही राउंड ऑफ किया तो भी चल जाएगा, पर एट द सेम टाइम दिस क्वेश्चन इज वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ कि उसने डेसिमल पे, एक डेसिमल प्लेस पे हाइट को स्टेट किया हुआ, तो तुमने भी एक ही डेसिमल प्लेस। फिर अगले क्वेश्चन में वो कहता है 10 फीमेल स्टूडेंट्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम ब्रेवन कॉलेज। सही है, तो एंड 10 स्टूडेंट्स आर चोजन, क्या पता चल गया है, क्या चीज है 10? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रायल है ना, तो अब किस तरफ जा रही है कहानी बिलाल, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रही है। सही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 8, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, सही है, हैव हाइट्स मोर देन 162.5, तुम्हारा सक्सेस क्या है, मोर देन 162.5 हाइट होनी चाहिए। क्या तुम्हें हाइट मोर देन 162.5 पता है? 40% ऑफ हाइट्स लेस देन 162.5, तो 60% हो जाएगा। तो ये दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फीडिंग इनटू अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे इतने सारे नंबर्स निकालने से बेहतर क्या है, 8 9 10 को मैं माइनस कर दूं, मैं लिख देता हूं 10c 8.4 पावर 10 माइनस 8.6 पावर 8, 10c 9.4 पावर 6 10 माइनस
बाइनोमियल से नॉर्मल जो कन्वर्जन का क्वेश्चन होता है उसमें लिखा होता है ना यूज द सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, और एन बड़ा हो जाएगा। एन यहाँ पे मैं दे दूं 100 फीमेल स्टूडेंट्स, सही है। ओके, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी में रिकॉल करा दूं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बाइनोमियल अगर पीडी पे जा रहे हैं तो आप अपने लिए लिस्ट बना सकते हैं 8, 9, 10 की, सही है। एन जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.6 हो जाएगी, तो आपके पास लिस्ट आ जाती है। अभी मैं और आसान करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे जो है वो 0 से लेके 7 तक चाहिए थी ना एक्चुअली, कैलकुलेशन मैंने उसकी बिल्कुल इस तरह लिखी क्योंकि मुझे मेथड के मार्क्स चाहिए, सही है। लेकिन मैं कैलकुलेटर को अभी भी कह सकता हूँ कि भाई बाइनोमियल पीडी ना करो, बाइनोमियल क्यूमुलेट कर दो, मुझे किस नंबर तक क्यूमुलेट कर दो, तो मुझे 7 तक क्यूमुलेट कर दो भाई, क्योंकि 0 से 7 तक चाहिए ना। n 10 है और p 0.6 है, तो उसने फाइनल आंसर आपको बता दिया 0.833। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0.833। तो मैं इंडिविजुअल लिख के सब ट्रैक करूं या मैं फाइनल आंसर लिख के दे दूं? इतनी मेथड तो इतना दिखाना ही पड़ेगा, मेथड के बगैर मार्क्स नहीं मिलेगा, सही है। सी डी में वेरिएबल पे जाते हैं क्योंकि एक नंबर पे अक्यूमुलेट करना होता है, सही है। जाहिर सी बात है पूरे चैप्टर 7 सवाल होते हैं, पूरे पेपर में जो है वो आपके पास ये नहीं आया था permutations and combinations, तो अब आ गया। उसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर इन व्हिच द टू लेटर्स टी आर टुगेदर। तो पहले इंटेलेक्ट को उसी तरह लिख लूं मैं, सही है। टू लेटर्स टी आर टुगेदर में दो अंदर रख दिए, बाकी 7 बाहर। तो पहले 8 फैक्टोरियल क्योंकि 7 बाहर है और एक बॉक्स है, फिर बॉक्स के अंदर जाएंगे और फिर आइडेंटिकल चीजों से डिवाइड कर देंगे, तो बहुत आसान 2 मार्क्स, सही है। कोई मेरे लिए कैलकुलेट कर दो तो क्या आ रहा है? 10080, that's the correct answer। फिर कहता है how many different arrangements are there of the 9 letters in the word intellect in which T is at each end and the 2 E's are not next to each other। not next to each other के लिए क्या करते थे? वो भी कर सकते हो लेकिन उसमें पहले टी को फिक्स करना पड़ेगा। नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर में मैंने बताया था कि बेहतर है कि एरो मेथड कर लो, सही है। एरो मेथड में ज्यादा आसान हो जाएगा कि पहले एक टी रख दिया, बाकी 7 लेटर बचे, लेकिन उनमें से 2 जो है वो ई को मसला है 7 आने में, पहले 5 बना दिए यहाँ पे, सही है। अब जिनको मसला नहीं है वो कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल हो गए, सही। फिर ई जो है वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि वो एंड पॉइंट पे भी नहीं आ सकते क्योंकि टी को एंड पे होना है। तो कहाँ कहाँ ये आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो अपनी जगह चूज करेंगे और अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब क्या क्या आइडेंटिकल चीजें अरेंज हुई? टी तो अरेंज नहीं हुए, ई अरेंज हुए और एल अरेंज हुए, सही है। कोई मुझे निकाल के बताए इसका आंसर? छह एरोज में से 2 पोजिशन, 6 एरोज में से 2 सिलेक्ट किए ना उन्होंने। जल्दी जल्दी उमर, 900 तो सही आंसर है। अब बिलाल अगर तुम वो माइनस वाला मेथड करते ना तो तुम 1080 में से 10,080 में से नहीं माइनस कर सकते। टी एंड पॉइंट में नहीं है, उसमें पहले टी एंड पॉइंट्स वाला निकालना है, फिर टी एंड पॉइंट्स एंड ईज टुगेदर निकालना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो जाएगा वो सवाल।
सही है। 4 letters are selected at random, सिलेक्शन का सवाल आ गया भाई। सही है। इंटेलेक्ट, सही है। अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन ई एंड एग्जैक्टली वन टी। तो ये वो एग्रीगेट की प्रोबेबिलिटी वाला सवाल बन गया, परसेंटेज निकालनी यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। सही है। तो हमने क्या सीखा था कि वैसे तो आइडेंटिकल लेटर्स की सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 9C4 लिखना पड़ेगा। सही है, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए अब उसमें डबल काउंटिंग भी हो गई बहुत सारी। तो अब मैं न्यूमरेटर में भी डबल काउंटिंग करूंगा। न्यूमरेटर में क्या डबल काउंटिंग करूंगा, मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ई एंड एग्जैक्टली वन टी। सही है, यानी कुछ केसेस तो चाहिए ही होंगे। एटलीस्ट वन ई का मतलब या तो एक ही आ जाए या दो ही आ जाए, और एक टी आना जरूरी है। सही है। तो ई को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, ये दो केसेस लिखे मैंने। सही है, ई को सेलेक्ट करने के तरीके हैं 2C1, टी को सेलेक्ट करने के तरीके हैं 2C1। बाकी लेटर कितने रह गए भाई, टी चले गए, ई चले गए, 1 2 3 4 5, तो 5C2 प्लस, पहले मेरा आंसर जरा चेक कर लेना, 2C2 2C1 एंड 5C1। पहले कोई जरा मेरा आंसर चेक कर ले, फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। The answer should come out as 50/126 or 39.7%. किसी ने चेक किया मेरा आंसर? ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, 25/63, 397। यही की ना तुमने, क्या किया तुमने, फिर कुछ गलत किया। अच्छा, वो रिड्यूस करके बता रहे 0.397। सही है, वो असल में यहाँ पे रिड्यूस नहीं था। सही है, मेरी 39.7% ही आंसर है। अब मैंने क्या किया है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप इसको करना चाहें, आप पहले डिनोमिनेटर आपने कहा मैं अलग से डिसाइड कर लेता हूँ, विच इज 9C4। इसमें मैंने बहुत सारी डबल काउंटिंग कर दी। तो अब कैसे मैं जो है वो न्यूमरेटर कैलकुलेट करने में, मैंने कहा दो केसेस है मेरे पास, एटलीस्ट वन ही का था। तो एक केस ये है कि एक ही आ जाए, और एक केस ये है कि दो ही आ जाए। चाहे जितने भी ई आ रहे हो, एक टी को आना जरूरी है, एग्जैक्टली वन टी जरूरी है। सही है। तो अब इन नॉर्मल कंडीशंस जब मैं सिलेक्शंस काउंट कर रहा होता रयान, तो मैं आइडेंटिकल लेटर्स की सिलेक्शन नहीं करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में भी सिलेक्शन करनी है, और डिनोमिनेटर फिर अगर आइडेंटिकल नहीं लगाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सही है, 9C4 में बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं फिर आपके पास। तो ये करते हैं कि न्यूमरेटर में भी डबल काउंटिंग कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी डबल काउंटिंग कर देते हैं। तो दो ई थे, एक ई सेलेक्ट करने का तरीका 2C1, दो टी थे बिलाल, एक टी सेलेक्ट करने का 2C1। अब ई और टी तो एलिमिनेट हो गए, उनकी सिलेक्शंस अलग से डिटर्मिन हो गई हैं। बाकी क्या रह गए, मैंने कुछ गड़बड़ की है, मैंने आई और एन उल्टा लिखा हुआ है ना। सही है, तो आई, एन लिखने की जगह मैंने दोबारा आई लिख दिया था। ओके, सो बाकी कितने लेटर्स रह गए, 5। तो ये आ जाएगा 5C1। सही है, 5C2, सॉरी दो और सेलेक्ट करने थे। सही, यहाँ पे दो ही सेलेक्ट करने थे तो 2C2, एक टी सेलेक्ट करना था तो 2C1, और फिर एक और सेलेक्ट करना था तो 5C1। सही, ये सिर्फ तभी करते हैं रयान जब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता ना, फाइंड पॉसिबल सिलेक्शंस, अगर ये होता
तो फिर ये नहीं करता मैं। और इसमें 5C1 में भी जो है मैं ख्याल रखता कि मैं 2 दफा एल को काउंट ना कर रहा हूँ, उसकी फिर वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट आती। सही है, लेकिन अभी क्योंकि ये परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी का सवाल है जिसमें डिनोमिनेटर में डबल काउंटिंग करना जरूरी हो गई है, इसलिए ये करना पड़ता है। तो अनयूजुअल क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम इन 2 years दैट दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग इटसेल्फ। एक टुमारो वाला सवाल है, एक आई थिंक एलिगेटर वाला सवाल है, और अभी एक इंटेलेक्ट वाला सवाल है। सही, आई डोंट नो इफ एलिगेटर वाला है या नहीं, बट टुमारो वाला है। मैं वर्ड यूज हुआ है टुमारो। और डे पे तुम पूछ लेते। मैं हमेशा ये करता हूँ बिलाल के चाहे बॉक्स के अंदर आइडेंटिकल चीजें भी हो, मैं बॉक्स के अंदर जाता जरूर, वो बाद में खुद ही डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन एज अ प्रिंसिपल मैं जाता जरूर हूँ। वाई? बिकॉज कभी कभार अंदर डिफरेंट भी होते हैं, तो मैंने अपने लिए रूल यही बना हुआ है, पहले बॉक्स को एज अ डैश काउंट करो, डैशेस के साथ शफल करो, बॉक्स के अंदर जाओ और जितनी भी वेर आइडेंटिकल चीजें सबसे डिवाइड कर दो। सही है? इसका पहले 2 टी रखे और बीच में कितने डैश बनाए? 5। क्यों? क्योंकि मैंने ईज को बाहर छोड़ दिया। पहले 5 फैक्टोरियल हो गया। सही है, 5 फैक्टोरियल हो गया, फिर मैंने एरोज बनाना शुरू किया। अब टी के बाद क्यों एरो बनाए? क्योंकि टी को फर्स्ट लेटर आना जरूरी है। तो कितने एरोज बने? 6। तो 6C2, 6 में से 2 एरो चूज होंगे क्योंकि 2 जगहों पे आना है, तो वो आपस में अपने आप को अरेंज करेंगे इनटू 2 फैक्टोरियल। आप कह सकते हैं वो आइडेंटिकल है सर, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बाद में डिवाइड कर दिया उनको। तो जितने भी आइडेंटिकल थे मैंने बाद में डिवाइड